अजीज तलबा, 9th लॉज ऑफ मोशन, आखिरी वीडियो जिसमें हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलते हैं सीधे चैप्टर के उस बिट की तरफ जहाँ पर हम चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आपको बुक में एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई पहले कि ट्राई दिस, लेट अस ट्राई दिस करके देखिए। टेक अ प्लास्टिक बोर्ड एंड मेक अ होल एट इट्स रेयर एंड। मतलब एक इस तरह की मैंने यहाँ पर एक फिगर ली हुई है। ये प्लास्टिक की बोट लीजिए, उसमें एक जो है तो छोटा सा पिछले हिस्से में सुराख कर दीजिए। सुराख करने के बाद आपको आगे बोला हुआ पॉइंट 2 में इन्फ्लेट अ बलून, एक गुब्बारा फुलाइए एंड फिक्स इट ऑन द होल इन द बोट, और इस तरह उसको किसी बोट में फिक्स कर दीजिए। रिलीज द बोट इन वाटर। गुब्बारा फुलाकर अगर आप इस बोट को रिलीज करते हैं पानी में तो गुब्बारे की जैसे जैसे यहाँ से हवा निकलना शुरू होगी ये बोट आपकी पानी में तैरती जाएगी। कब तक चलेगी? जब तक गुब्बारा पूरी तरह अपनी हवा खारिज नहीं करता तब तक ये बोट चलती रहेगी और तब जाकर रुक जाएगी। यहाँ पर ये लेट्स ट्राई दिस के नाम पर ये जो एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आपको ये समझाने के लिए है कि जब हम किसी शुरू के चैप्टर में हम देख चुके हैं कि जब हम एक फोर्स लगती है तो फोर्स कभी भी अकेले काम नहीं करती। बुक में उसके लिए जुमला लिखा हुआ इन नेचर फोर्स कैन नॉट एक्ट अलोन, अकेले नहीं रहेगी। जब आप एक फोर्स लगाते हैं तो मैंने आपको कहा था कि आप उसको एक्शन की फोर्स कहेंगे, फोर्स अप्लाइड कहेंगे, और जो खुद ब खुद काम करती है वो रिएक्टिव फोर्स। दूसरा एक जुमला यहाँ पर बुक में लिखा हुआ फोर्स इज रेसिप्रोकल एक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। मतलब एक ऑब्जेक्ट है और उसके साथ रखा हुआ दूसरा ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल समझिए कि आपने टेबल पर बुक रखी हुई की एग्जांपल है, तो बुक टेबल पर फोर्स लगाती है, टेबल बुक पर फोर्स लगाता है। मैं उसको ज्यादा डिटेल में अब नहीं जाऊंगा ताकि लंबाई ज्यादा ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे पर काम करती हैं, बट रेसिप्रोकल मतलब एक दूसरे के अपोजिट रहेंगी। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में काम करती हैं, दो फोर्सेस रहेंगी। इसी तरह आगे एक जुमला लिखा हुआ फोर्सेस आर ऑलवेज अप्लाइड इन पेयर्स, जोड़ियों में काम करती है, अकेली फोर्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। फिर नेक्स्ट, फोर्स अप्लाइड बाय अस ऑन एन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड फोर्स और एक्शन फोर्स। जो फोर्स हम लगाते हैं उसको अप्लाइड फोर्स बोलेंगे, ये अप्लाइड फोर्स। और आप जो खुद इसको दूसरे अल्फाज में हम एक्शन फोर्स भी कहते हैं, दूसरी फोर्स का जो नाम दिया गया जो साइमल्टेनियसली उसी वक्त काम करती है, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्शन फोर्स। तब आपको अच्छी तरह ध्यान में होना चाहिए कि फोर्स अकेले काम नहीं करती, दो फोर्स होते हैं। एक फोर्स को हम एक्शन फोर्स कहेंगे जबकि दूसरी फोर्स को हम रिएक्शन फोर्स कहेंगे। तो एक्शन और रिएक्शन का मतलब इस बुक में, इस चैप्टर में आगे आप लेंगे कि एक्शन मतलब एक्शन फोर्स, फोर्स एक्टिंग, और रिएक्शन मतलब रिएक्टिव फोर्स जो खुद ब खुद काम करती है, इस तरह के दो फोर्सेस। और अब आता है न्यूटन्स का वो मशहूर तीसरा कानून जिसके मुताबिक एवरी एक्शन फोर्स हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स विच एक्ट्स इमीडिएटली। मतलब जब भी हम कोई फोर्स लगाते हैं तो उसका इक्वल बट अपोजिट, मतलब डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। एक फोर्स इधर से काम करती है तो दूसरी फोर्स उतनी ही रहेगी लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। इसे हम कहते हैं न्यूटन थर्ड लॉ। अब दो एग्जांपल देखते हैं, बहुत सारी एग्जांपल्स दी जा सकती है। इसमें से पहला कि व्हेन हिटिंग अ बॉल विद अ बैट, अगर समझिए कि बॉल है आपके पास और एक बैट्समैन उसको हिट करता है, सो द स्पीड ऑफ द बैट डिक्रीजेस। आप भी क्रिकेट खेलते होंगे, तो क्रिकेट खेलने पर जब बैट से बॉल को मारा जाता है तो बैट की रफ्तार भी कम होती है। मतलब बॉल की फोर्स बैट पर, बैट की फोर्स बॉल पर, एक्टिंग रिएक्टिंग, दो फोर्सेस, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। बॉल की फोर्स बैट की सिमत में लगेगी, बैट की फोर्स बॉल के सिमत में लगेगी। और इस तरह न्यूटन का तीसरा कानून भी हम यहाँ पर इस मिसाल के जरिए साबित कर सकते हैं। उसके बाद और एक सबसे कॉमन एग्जांपल जो लेते हैं हम लोग वो होगी रॉकेट। तो रॉकेट की एग्जांपल में ये रही आपके सामने मैकेनिज्म ऑफ फायरिंग अ रॉकेट। उस एग्जांपल में देखिए कि रॉकेट ऊपर की तरफ जब जाता है तो उस पर जो फोर्स लगाई जाती है वो उसके नीचे जो नोजल होगा वहां से एक बहुत सारी तेजी से जलने वाली गैस निकलती है। गैस की डायरेक्शन की फोर्स जो रहेगी वो नीचे की तरफ रहेगी। ये जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में रॉकेट मूव करना शुरू करेगा। आप भी अपने इस तरह से बहुत सारे खिलौने बना सकते हैं। धागा लीजिए, धागे के ऊपर एक छोटी सी इस तरह की नली लगा दीजिए, जो धागे के ऊपर रहे धागा दो तरफ बांध दीजिए और इस तरफ से एक बलून लगा दीजिए। बलून लगाकर बलून को छोड़ दीजिए, जहां तक बलून की हवा जाएगी ये जो नली है आपकी तेजी से दूसरे सिरे तक जा सकती है। इस तरह की छोटी मोटी एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। अगर आपको एक्टिविटी इस तरह की समझ में आती है, आप बोर्ड बना सकते
सकते हो या इस तरह से बलून की मदद से रॉकेट बना सकते हो, तो आप उसका छोटा सा वीडियो शूट करके मुझे डालिए। आगे चलते हैं हम लोग चैप्टर की तरफ। वेलकम स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आपको याद दिला दूं कि मोमेंटम हमने इसके पहले के वीडियो में रखा हुआ है, जिसका फॉर्मूला था P = mv, मीन्स मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब यहाँ पर दूसरी चीज जो आपको पढ़नी है, दैट इज द कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से मुराद बाकी रखना, बचाए रखना। मैं आपको शुरू में बता दूं कि हम इस चैप्टर के इस बीच में हम पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कि ऑब्जेक्ट्स अगर दो हैं और वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, टकराने के लिए हम इंग्लिश में एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कोलिजन या कोलाइड। तो व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स कोलाइड विद ईच अदर, अगर वो एक दूसरे से कोलिजन करते हैं तो बिफोर कोलिजन उनका जितना मोमेंटम था, आफ्टर कोलिजन दैट विल रिमेन सेम, ये बाकी रहेगा, उतना ही रहेगा। तो मतलब ये समझने के लिए लेट अस इमेजिन दैट हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट ए, दूसरा एक ऑब्जेक्ट बी। आप ऑब्जेक्ट के बजाय अपने जहन में कोई दो ऑब्जेक्ट इमेजिन कर सकते हैं। इनका सपोज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज m1 एंड द मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज m2। अगर मुझे इनका मोमेंटम लिखना है तो P = mv के फॉर्मूले में मैं लिखूंगा इनका मोमेंटम, बट मुझे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन दो मोमेंटम देखने हैं। दो मोमेंटम देखने के लिए समझिए कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, फर्स्ट ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, सपोज इट इज u, then the initial velocity will be u1 because object is a and the mass is final m1 and after collision the final velocity, मतलब जब फोर्स लगेगा उसका जब कोलिजन हो जाएगा तो कोलिजन होने के बाद उसकी वेलोसिटी बदलकर हो जाएगी v1। इन द सेम वे दूसरा ऑब्जेक्ट है b जिसका मास m2 है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी u2 and the final velocity after collision will be v2। अब अगर मुझे बिफोर कोलिजन ऑब्जेक्ट ए का मोमेंटम लिखना है तो मैं लिखूंगा इसका P1 = बिफोर कोलिजन m1 u1। आफ्टर कोलिजन द मोमेंटम विल बी इक्वल टू P1 = m1 एंड v1। m1 एंड v1 ये इसका आफ्टर कोलिजन और ये बिफोर कोलिजन दो मोमेंटम रहेंगे। इन द सेम वे the momentum of object B before collision will be equal to m2 u2 and after collision the momentum of object B will be equal to m2 v2। चलिए आगे चलते हैं न्यूटन्स के तीसरे लॉ के मुताबिक। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी एक्शन फोर्स हैज अ रिएक्शन विच इज इक्वल बट अपोजिट। मतलब दो फोर्सेस जब काम करते हैं तो दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक आप लगाते हैं दैट इज द अप्लाइड फोर्स और एक्टिंग फोर्स, दूसरी खुद ब खुद लगती है दैट इज द रिएक्टिव फोर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन। अब अगर इस केस में समझिए कि F2 = -F1, हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ा हुआ है द फॉर्मूला फॉर फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसकी जगह पर हम वैल्यूज रखते हैं F2 मींस फोर्स एक्टिंग ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, इसको हम लिखेंगे m2a2 माइनस F1 है फोर्स एक्टिंग ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू माइनस मींस अपोजिट साइड को दर्शाएगा, ये अपोजिट साइड को जाहिर करेगा, एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट विल बी इक्वल टू m1a1। हमको मालूम है F = ma। इन द सेम वे द एक्सीलरेशन इज गिवन बाय a = v - u/t। Now put the value of acceleration a, v - u/t, we can write m2 into bracket a2 की जगह पर v2 - u2/t। ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट v2 - u2/t is equals to ये माइनस एज इट इज, एंड इन द सेम वे m1 v1 - u1/t। अब अगर ये है दोनों में t सेम है, एक जैसा है, तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं और फिर हमारे पास इक्वेशन बचेगी m2v2 माइनस m2u2, तो m2u2 विच इज इक्वल टू m1v1 प्लस माइनस माइनस प्लस m1 + u1। आपको ध्यान में आ गया ये? अगर इसको हम सेम करें तो ये m2v2 यहाँ पर सेम लिखा हुआ, फिर ये माइनस m1v1 हम इक्वालिटी के इधर लाकर लिखेंगे इसको प्लस m1v1,
उसी तरह यहाँ पर बचा हुआ M1U1 वो यहाँ पर आ गया, और उसके बाद ये माइनस M2U2 इक्वलिटी के दूसरी तरफ जाकर बन गया M2U2। और ये जो फाइनल इक्वेशन मिलती है, इट क्लियरली सेज दैट द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज ऑलवेज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक एडिशनल एग्जांपल यहाँ पर बुक में आपको दी हुई है। सपोज यू हैव अ गन, एक गन है, एक बुलेट है आपका। बिफोर कोलिजन गन आपके हाथ में है, वेलोसिटी इज 0, मास उसका जो भी मास होगा, गन का भी मास होगा जो भी होगा, और बुलेट का भी मास होगा, बट बोथ द वेलोसिटी ऑफ द गन एंड द बुलेट आर 0। इफ द वेलोसिटी आर 0 देन द मोमेंटम, मास कितना भी हो, whatever that may be mass, the velocity is 0, then the momentum will be 0। तो गन और बुलेट दोनों अगर आपके हाथ में है, then the momentum will be 0। Let us take this as the initial momentum। अब आपने बुलेट से गन फायर कर दी, गन से बुलेट फायर कर दी, फायर करने के बाद बुलेट की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद गन जो है तो एक छोटी सी स्पीड से, झटके से वो एज अ रिएक्शन वो पीछे की तरफ आएगी, जिसको रिकॉइल वेलोसिटी लिखा हुआ है। तो बिफोर कोलिजन अगर उसका वेलोसिटी, अगर मोमेंटम 0 हो, तो आफ्टर कोलिजन जो इनका होगा दैट विल आल्सो रिमेन 0। इसी तरह की एग्जांपल, अब आप एक साइकिल है समझिए, एक ट्रैक्टर है, दोनों की एक दूसरे में टक्कर करवाते हैं, साइकिल का मास कम, उसकी वेलोसिटी कम, तो उसका मोमेंटम कम होगा। बड़ा ट्रक अगर उसके सामने टकराता है समझिए, तो उसका मास ज्यादा, इसलिए उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, भले उसकी वेलोसिटी कम हो। दोनों टकराएंगे तो मोमेंटम किसका ज्यादा, ट्रक का, क्योंकि उसका मास ज्यादा, इसलिए टक्कर खाने पर उड़ेगा कौन, साइकिल वाला। इस तरह की साइंस आपको समझनी है। ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। खुदा हाफिज।